प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बताया था? अगर कोई चार्ज है क्यों, तो उसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड तैयार होगा। यदि हम कोई दूसरा चार्ज वहाँ लाएं तो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो वो जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगी। उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे अब की बार। और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज उस पॉइंट तक लाने में। तो उनके बीच में रिलेशन है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी बाई डी आर मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा और ये रिलेशन होगा इसमें। जो इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। आप ऐसा मान करके चलें कि माना कोई क्यू चार्ज है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ रखें तो उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज के बारे में अभी बताया नहीं था, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से एक बार बताता हूँ कि जो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो सोर्स कहलाता है, सोर्स चार्ज कहते हैं उसे असल में, ठीक है। और जो हम लाते हैं देखने के लिए कि भाई यहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट या नहीं, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट से डिनोट करते हैं हम, उसे कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए। हमने पहले भी लिखवाया था टेंडिंग टू जीरो। इतनी कम होनी चाहिए कि जीरो के लगभग लगभग हो। ऐसा क्यों हो? जिससे कि इसका अपना कोई इफेक्ट ना हो। अदरवाइज जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नाप रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, इसका अपना इफेक्ट भी क्रिएट करेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टू ज़ीरो होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, मानते हैं टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है माना यहाँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। टेस्ट चार्ज यहाँ लाए ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ये नेगेटिव होता और टेस्ट चार्ज यहाँ लाते तो क्या होता? ये सोर्स चार्ज की तरफ जाते। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज पर जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से हम टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि जैसे ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज क्यों है, और इस सोर्स चार्ज में की डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं भी हम पॉजिटिव रखेंगे वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। अब पोटेंशियल के बारे में आप क्या जानते हैं? वी बराबर के क्यू बाई आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कहाँ देख रहे हैं? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो यही नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट।
कल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट हमने बताया था कि दोनों चार्जों को मिलाने वाली ये लाइन पूरी एक्सियल है, तो माना पॉइंट P है और ये सेंटर से R डिस्टेंस पर है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 2a है। A से लेकर के सेंटर तक स्मॉल a और O से लेकर के B तक भी डिस्टेंस स्मॉल a है, जैसा आप देख रहे हैं। तो पोटेंशियल जो होगा V पर, इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 P/R का स्क्वायर। इसे हम ड्राइव भी कर सकते हैं। माना पोटेंशियल P है, स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। तो P पर पोटेंशियल का मतलब हो गया कि Vp बराबर Vp ड्यू टू A की वजह से कितना पोटेंशियल होगा और पॉइंट B की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दोनों का सम हो गया, दोनों का सम। तो VPA की वैल्यू कितनी हो गई, KQ/R। K का मतलब 1/4πε0। Q माइनस भी लेंगे हम, इसमें डायरेक्शन नहीं लेनी, लेकिन प्लस माइनस की वैल्यू लेंगे। तो -Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -Q से लेकर P तक की डिस्टेंस हो गई R + A, प्लस B की वजह से हो गया KQ/, ये वाली डिस्टेंस लेनी है B से P तक की, कितनी हो गई भाई, यहाँ तक R और ये वाली डिस्टेंस है A, R माइनस A। तो दोनों को घटा करके इनका जो वो आया कॉमन Q/4πε0 1/R - A माइनस 1/R + A। और ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2a/R² - A², Q × 2a मिलकर हो गया P, तो ये हो गया V/R² - A²। अब A² कब, अगर R इज ग्रेटर देन A हो, काफ़ी बड़ा हो R, तो A को हम छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू ये आ जाती है। इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन के लिए देख सकते हैं हम। इक्वेटोरियल लाइन है, ये R डिस्टेंस पर है, तो PA और PB की वजह से टोटल पोटेंशियल देखें VPA + VPB, और ये देखें हम 1/4πε0 - Q/AP प्लस Q की वजह से है, उस Q की वजह से BP 1/4πε0 Q/BP। अब AP और BP बराबर हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस √R² + A²। तो एक माइनस है एक प्लस है, टोटल पोटेंशियल 0 हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। अब एक नया टॉपिक आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। कोई कंडक्टर कितना चार्ज अपने पर स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी। अब क्या होता है, किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। फॉर्मूला V = KQ/R। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा उसका V इंक्रीज होगा, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और या Q = CV, समानुपाती हटाएंगे, C = कैपेसिटेंस। तो हम देख सकते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C = Q/V, और इसकी जो SI यूनिट है वो फेरड होती है, या Q से कूलम/वोल्ट। अब किसी स्फेरिकल कंडक्टर की अधिकतम कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, C = 4πε0R, जहाँ R है रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, एक दो पैरेलल प्लेट हैं, और असल में क्या होता है, एक हम अनचार्ज कंडक्टर को किसी चार्ज कैपेसिटर के पास में लाएं, तो ये और इसको हम कर दें आउटसाइड, ज़मीन से मिला दें, तो ये कैपेसिटर का काम करता है। तो इसमें बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, और इस कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो 2 प्लेट्स इसमें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और ये कैपेसिटर का काम करता है।